हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ योर एग्रीकल्चर थीम जो हम सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। पहली जो सीरीज़ थी हमने जो प्रिपेयर कराई थी वो है इंटरनल सिक्योरिटी। उसके काफ़ी लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये है एग्रीकल्चर की थीम। इसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकेंगे, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं आपको किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते थे, उनका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनली इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया में एग्रीकल्चर का। यह जो लेक्चर होगा अभी जो सेकंड लेक्चर है वो है इनपुट्स इन एग्रीकल्चर के बारे में। कुछ प्रीवियस ट्रेंड देखे अगर हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा चुके हैं सीएपीएफ एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में, फार्म वेवर के बारे में आ चुका है, फार्मर सुसाइड के बारे में आ चुका है, और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज 2022 में भी आ सकता है, सो बी रेडी। अभी देखते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या इनपुट होती है। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इनपुट कॉस्ट देनी ही पड़ती है। वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। एग्रीकल्चर में क्या इनपुट कॉस्ट होगी, लेबर, लैंड, ये तो फिक्स रहती है हमारी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं इसको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमेशा ये हमारी लेबर, लैंड, ये तो रहेगी कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गवर्नमेंट का ज़्यादा पुश है, और वाटर एक इनपुट चाहिए हमें, एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, फार्म मैकेनाइजेशन, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैकेनाइजेशन होनी चाहिए, एग्रीकल्चर फाइनेंस, टाइमली क्रेडिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को परचेज करने के लिए, लेबर, लैंड, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मनी, क्रेडिट। उसके बाद एग्री इंश्योरेंस। एग्री इंश्योरेंस का मतलब है जैसे ड्यू टू सम डिजास्टर्स या फिर मानसून फेल्ड हो जाता है, रेनफॉल नहीं हमें टाइमली मिल पाती, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जो कि इन सभी जो प्रॉब्लम अकर होगी उसको मीटअप कर सके और टोटल लॉस ना हो किसी भी फार्मर को। अब देखते हैं पहली इनपुट कॉस्ट जो हमारी लेबर है। लेबर की क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर में वो देखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर लेबर इंक्वायरी कमेटी, उन्होंने लेबर की जो डेफिनेशन दी है वो है दोज हु डिराइव देयर मेजर इनकम बाय वर्किंग ऑन द फार्म्स ऑफ अदर फॉर ए वेज। जो दूसरे के फार्म पे दिहाड़ी या मजदूरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। अब जो एग्रीकल्चर लेबर है ये कितने तरह से जो एंगेज रहते हैं। पहला हम देखें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा है अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी अलाइड एक्टिविटीज़ है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होगी वो भी अलाइड एक्टिविटीज़ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है वो भी अलाइड एक्टिविटीज़ है। एंड अब दूसरा देखिए जो वर्क फॉर वेज इन कैश और काइंड एंड वर्क फुल टाइम, या फिर जो काम कर रहा है वहाँ पे वो किस में, उसको या तो वेजेस मिल रहे हैं या फिर कुछ प्रोडक्शन मिल रही है जिस एरिया से वो प्रोडक्शन हुई है। जैसे राइस की प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है या फिर वीट की प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ से उसको कुछ हिस्सा कैश में या फिर काइंड में दिया जाता है। तो ये है, कुछ ज़्यादा आपको जानने की इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स देखते हैं मेनली क्या है, लेबर की प्रॉब्लम्स क्या है। अब देखें तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, इसका मतलब क्या है। जैसे हमारी जो देखें इसमें मेनली 55.3% एग्रीकल्चर की जो पार्टिसिपेशन था हमारे जीडीपी में इन 1950 और 51। लेकिन अभी देखिए 2011 और 12 में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, मार्केट कॉस्ट की नहीं। मार्केट कॉस्ट में ज़्यादा जाएगा, लेकिन फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में अराउंड 14%, लेकिन मार्केट की बात करें तो ये आपका 18% तक जाएगा। 2018 अगर हम देखें तो 18% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। अब ये प्रॉब्लम देखें, पहले हमारी 92.7 मिलियन जो लेबर्स थे या फिर जो लोग थे इन्वॉल्व थे किसमें, एग्रीकल्चर में। लेकिन 2011 में देखें हम तो इनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2 to 8 मिलियन इतने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है लोगों का, लेकिन जो शेयर है जीडीपी में एग्रीकल्चर का वो घटता जा रहा है। वाई दिस एनोमली, ये आपको पता होना चाहिए ट्रेंड, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर शेयर जो डाउन हो रहा है जीडीपी में, बट ऑन द अदर साइड पीपल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप इस तरह से ग्राफ अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेंड। उसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। किस तरह से, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। 3 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी के। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्शरी में आपकी सर्विसेज आ गई। क्यों लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी हैम्पर हो रही है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग अनस्किल्ड वर्कर्स। क्यों इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारे अनस्किल्ड थे, लेबरर्स थे जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, क्यों, ड्यू टू ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन होने की वजह से, या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से, या फिर कैपिटलाइजेशन, जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको मेनली क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए सिस्टम में, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और तीसरा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है जिसने हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी को घटा दिया या फिर उनकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है। उससे क्या होगा, अगर फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई, उससे क्या होगा, सरप्लस लेबर होगी। जब भी हमारे पास सरप्लस लेबर होती है तो वी हैव सीन कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दैट लेबर। किस तरह की एक्सप्लॉइटेशन, उनको लो वेजेस पे रखा जाएगा, उनकी इनकम कम होगी, उनके पास कोई फिक्स्ड आवर नहीं होंगे काम करने के, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, कम होगी। यही है हमारा जो मॉडल है कैपिटलिस्ट क्लास का, कि सबसे पहले आप सरप्लस लेबर क्या करें, तैयार करें। सरप्लस लेबर होगा तो आपको चीप लेबर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये थी हमारी बात लेबर प्रोडक्टिविटी की। दूसरा देखिए वेजेस एंड इनकम। अब एग्रीकल्चर वेजेस एंड फैमिली इनकम आर वेरी लो इन इंडिया। एनएसएसओ की रिपोर्ट है, ये एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है। वो एक रिपोर्ट निकालती है, एसएएस, सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ये इस तरह की रिपोर्ट है। इसमें अगर देखें तो हम 2015 में और 16 में जो हमारी इनकम थी वो थी हमारी 8059 मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर मंथली इनकम की। लेकिन 2018-19 में कुछ इंक्रीज़ हुआ है, जैसे 10,218 रुपीज़। ये हमारी नॉमिनल इनकम है, रियल इनकम नहीं है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि बार बार वी विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। डबलिंग फार्मिंग इनकम का उनका एम है 2022 तक, जो कि कितना है, अगर हम इसका डबल करेंगे 8059 का, तो ये इट विल बी अराउंड 17,862। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी रिपोर्ट दी है, जो एनएसओ की रिपोर्ट है, एसएएस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट, इसके अंडर हमने देखा कि 10,218 रुपये हो गई है जो मंथली इनकम है एक फार्मर की। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि जो ये 10,000 मंथली इनकम है ये नॉमिनल इनकम की बेसिस पे है, रियल इनकम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। काफ़ी वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है वर्कर्स की, सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। अब हम देखते हैं लेबर प्रॉब्लम्स, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडेप्टनेस मैंने बता दिया, क्यों उनको इंडेप्टनेस ये एक मेजर प्रॉब्लम है देखने को मिलती है, क्योंकि टाइमली क्रेडिट अवेलेबल जो उनकी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड करना चाहती है, जिससे हमने जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चलाई है, जिससे वो अपने इनपुट मटेरियल जो हैं, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मशीनरी होगी, जिसको टाइमली अवेल कर सके और कल्टीवेट कर सके। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्यों, क्योंकि वो मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं वो लीज पे लेते हैं लैंड को, और जो लैंड ओनर होता है वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता। ड्यू टू लैक ऑफ अग्रीमेंट उनके पास ना होने के कारण बैंक उनको क्या नहीं देता, लोन नहीं देता। तो ये एक मेजर रीज़न है जो कि उनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती ऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो वो कहाँ लेने जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या फिर मनी लेंडर के पास जाते हैं, जो कि एक्सॉर्बिटेंट और जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या देता है, क्रेडिट। तो इससे क्या होता है, वो इनडेप्टनेस जैसी एक सिचुएशन है उसमें फंस जाते हैं। सो अनदर इशू इज़ जो लेबर प्रॉब्लम जो फेस कर रही है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले जो एग्रीकल्चर था वो मोस्टली मेल डोमिनेंट था, लेकिन ड्यू टू दस इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन इसने क्या किया, अदर अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ पे हाई इनकम अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, देयर इज़ अ डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काफ़ी डिस्ट्रेस है, एग्रीकल्चर इनकम कम होती जा रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में, प्राइस नहीं मिल रहा। तो जो मैन क्लास है वो एग्रीकल्चर से निकल के कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रही है, या फिर सर्विसेज सेक्टर में, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो सर्विसेज में भी जा रहे हैं। लेकिन जो पूरा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, अब उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी बढ़ रही है, फीमेल की। क्योंकि अगर कोई इमेजिन कीजिए, लेट्स टेक अ केस, अगर कोई यूपी में किसी विलेज में कोई माइग्रेंट है, मेल माइग्रेंट, और वो माइग्रेशन करता है कहाँ, मुंबई में या फिर दिल्ली में, तो जो उनके फार्म लैंड है यूपी में उसको मैनेज कौन करेगा, फीमेल ऑफ द हाउस, तो उसी को मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर एंड दस इन द एंड इट विल इंक्रीज द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 2011 सेंसस की रिपोर्ट देखें तो 24% इंक्रीज हुआ है फीमेल एग्रीकल्चर लेबरर्स में 2001 और 2011 के बीच में, 24% इंक्रीज। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी आप कोट कर सकते हैं, इससे आपकी जो स्टेटमेंट है ज़्यादा क्रेडिबल लगेगी। चाइल्ड लेबर एक समस्या है जो हमारी एग्रीकल्चर में है। दूसरा, हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, क्यों फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एक तो पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी है तभी वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सो दे विल मोस्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस मैंने आपको बता दिया किस तरह से, एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद देखें तो इनपुट, दूसरी की बात करें लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर में। विदाउट लैंड देयर इज पॉसिबिलिटी नहीं है एग्रीकल्चर की। अब जो लैंड बेस्ड एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, लेकिन लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू लैंड, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन हो रहा है लैंड का ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन, वी हैव सीन अ प्रेशर ऑन द लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है।
न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड का, तो राइजिंग पॉपुलेशन, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो किस तरह से जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ है हमारा हर एक फार्मर के पास, वो कम होता जा रहा है। 1970 और 71 की बात करें, नबार्ड रिपोर्ट है ये, नबार्ड रिपोर्ट, 2.28 हेक्टेयर था एवरेज फार्म होल्डिंग, लेकिन ये 2015-16 में क्या है, 1.08 हेक्टेयर। कितना कम हो गया है, आधे से भी ज़्यादा कम हो चुका है हमारा 10 एवरेज लैंड होल्डिंग। उसके बाद अगर देखें तो हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसका, सॉल्यूशन टू लैंड चैलेंजेस, मेनली लैंड चैलेंजेस का, कि हम एक जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कोशिश की थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो कि अच्छे से नहीं हो पाया। लैंड रिफॉर्म हमारे कुछ एक स्टेट में अच्छे से हो पाए, वेस्ट बंगाल या फिर कुछ सदर्न स्टेट्स में, लेकिन मेजर नॉर्दर्न स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाया ड्यू टू सम करप्शन और नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल क्लास एंड दिस, नहीं हो पाया। तो उससे क्या हुआ, जैसे उसका सॉल्यूशन अभी भी क्या कर सकते हैं, जैसे कंसोलिडेशन कर सकते हैं हम लैंड का, जैसे स्मॉल स्मॉल फार्मर्स सभी मिलकर लैंड पूलिंग करके दे कैन परचेज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, तो उससे क्या है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है उनकी। दूसरा, वो FPO बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा होकर या फिर स्मॉल स्केल काम कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ आगे, तो एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सो ये क्या कर सकते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, जैसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा मिलके। उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अगर लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए तो उनके लिए क्रेडिट लेना बहुत ही आसान हो जाएगा फार्मर्स को। अभी उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने के कारण बैंक उनको क्या नहीं देता, क्रेडिट फैसिलिटी। तीसरा जो है, प्रोवाइडिंग लोकल रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें शिफ्ट करनी होगी ना, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, जो कि सरप्लस में है, ज़रूरत नहीं है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखें, जैसे इसको शिफ्ट कर दे अगर हम इतनी ज़्यादा सरप्लस लेबर को, किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह से अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर दे तो इस प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड ऑफ। उसके बाद लैंड रिफॉर्म हमने देखा आफ्टर इंडिपेंडेंस, रैक रेंटिंग जैसी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम देखी हमने, जो कि क्या है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बैकवर्ड बनाती है। रैक रेंटिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे ज़मींदार किस पे, एक और विलेज लीडर पे क्या बोलता था, दबाव डालता था कि आप वहाँ से टैक्स रिवेन्यू या फिर रिवेन्यू कलेक्ट कीजिए, वो ज़मींदार किसी और पे दबाव डालता था, वो किसी और पे, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इससे क्या है, अल्टीमेटली जो हमारा फार्मर्स होता था, फार्मर, उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता था। तो ये बोलते हैं हम रैक रेंटिंग। दूसरा तो हम बात कर ही चुके हैं फ्रेगमेंटेशन का, कि हम लैंड पूलिंग कर सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन हमने पास्ट में किया है वो कि दो मूवमेंट चला के, एक भूदान मूवमेंट और एक ग्रामदान मूवमेंट। इसमें क्या था, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाए या फिर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने वॉलेंट्री मैनर में ये सब किया। और ये पूरा आइडिया किन्होंने विजुलाइज किया था, आचार्य विनोबा भावे। आपसे पूछ सकते हैं कि भूदान और ग्रामदान मूवमेंट पेपर 1 में पूछ सकते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1951 में, भूदान मूवमेंट। गांधीयन सोशल वर्कर थे ये, और इनको ज्वाइन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और मेन एम क्या था कि हर एक बिग जो लैंड होल्डर है वो अपनी 1/6 ऑफ द लैंड किसको दे, जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस पीपल को दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये क्या थी, सोशल अवेयरनेस ड्राइव थी इस तरह से। उसके बाद ये किस रीजन में हुआ, सबसे पहले स्टार्टेड हुआ पोचापल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना रीजन। उसका सॉल्यूशन और देखिए, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट ऑफ 2006। तो जो फॉरेस्टर्स के राइट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट में उनकी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, और जो उनके जो फॉरेस्ट मटेरियल है उन पे उनका कितना हक होता है, तो ये इस एक्ट के थ्रू हमने डिफाइन किया था। रिसेंट हमने देखा कुछ चेंजेस हुए थे 2019 या 20 में, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ चेंज लेके आई थी फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स ऑफ एक्ट में। अभी हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि 2017 में ये टॉपिक पूछा था, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो ये एक आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म, माओनिज्म, ठीक है। माओ ने ये पर्टिकुलर वर्डिंग बोली थी, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जैसे अगर आपको किसी इनजस्टिस को ठीक करना है तो आपको पावर की यूज़ करनी पड़ेगी, वो जो कि वायलेंस। तो उन्होंने वायलेंस का क्या किया था, एडवोकेट किया था उन्होंने वायलेंस का। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका नक्सलिज्म से है। नक्सलिज्म आपको पता है क्यों फैला, ड्यू टू सम हिस्टोरिकल इनजस्टिस। वहाँ उस एरिया में, सेंट्रल इंडिया में लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, वहाँ पे हाई रेंट था, ठीक है। लैंड ओनर्स ने उनके साथ, फार्मर के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया, तभी ये नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई दी। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन और देखें, जैसे मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। अब मैंने बताया था आपको कि लैंड लीजिंग या फिर एक जो लैंड ओनर है वो टीनेंट को एग्रीमेंट क्यों नहीं करता, उनको लीज पे क्यों नहीं देता, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है। कल को वो फार्मर चैलेंज कर दे कि नहीं, दिस लैंड बिलोंग टू मी, ठीक है, इस तरह से वो चैलेंज कर दे। अगर ये ऐसा चैलेंज कर दिया तो ये डिस्करेज करता है लैंड लीज करने को दूसरे टीनेंट के। तो एक एग्रीमेंट नहीं करना चाहता कभी लैंड ओनर किसी टीनेंट के साथ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने है क्या, एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ लेके आई है, मॉडल
लैंड लीजिंग लॉ, उसमें क्या किया है, जैसे मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग लॉ, इसमें दोनों को फ़ायदा है। एक तो इट विल प्रोटेक्ट लैंड ओनर फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टीनेंट फार्मर। दूसरा, अगर दोनों के बीच अग्रीमेंट होता है लीजिंग प्रॉपर, अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर टीनेंट जो कि फार्मर वहाँ पे कर रहा है उस पर्टिकुलर लैंड में प्रोडक्शन, वो अगर बैंक के पास जाए तो उसको क्रेडिट दे सकता है उन डॉक्यूमेंट को देख के, ठीक है। तो इट विल गेट अ इंस्टेंट बैंक लोन फ्रॉम देयर। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और अगर हम देखें इनपुट सीड्स की बात करें, ये एक दूसरा इनपुट है। अब हमारे जो प्रेजेंट सिस्टम में देखें तो सीड्स पे बहुत ज़्यादा वो मिलती है, हमें सब्सिडी मिलती है, सीड्स की क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं अच्छे से अच्छा सीड मिले, बट मोस्ट ऑफ द सीड्स आर नॉन अफोर्डेबल। हाई क्वालिटी सीड्स चाहिए हमें जो कि इसमें प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, वहाँ पे हमने हाई क्वालिटी सीड्स या हाइब्रिड सीड्स की क्या ली थी, हेल्प ली थी, जब भी हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई। तो एक जो इसमें इशू है वो है रैम्पेंट एंड इलीगल सेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ सीड्स। ये एक पेटेंट इशू है। जैसे पेटेंट इशू की बात करें हम, जैसे किसी कंपनी ने कोई हाइब्रिड सीड बनाया है, अब वो हाइब्रिड सीड सेल कर दिया मार्केट में, फार्मर के पास वो आ गया, लेकिन फार्मर ने क्या किया, उससे प्रोडक्शन की, लेकिन जो प्रोडक्शन हुई उससे उन्होंने सीड्स और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिए, जैसे खेती होने के बाद उन बीजों को सुखा के, एंड दे स्टार्ट सेलिंग दैट पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सीड्स, हाइब्रिड सीड्स इन द मार्केट। सो ये डिस्करेज करती है, क्या इन्वेंशन को डिस्करेज करती है। अब पेटेंट्स जो ऑलरेडी उस कंपनी के पास था उस पर्टिकुलर वैरायटी का, वो क्या हो गया, वो उसको ऑनर नहीं कर पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये एक फेमस केस है। मोनसांटो का पेटेंट विक्ट्री हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसने चैलेंज किया था, और इन्होंने जीएम कॉटन सीड करके एक हाइब्रिड सीड बनाया था जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं लगेगा, कितनी भी कंडीशन चेंज हो जाए, मॉइस्चर हो, कैसा भी हो, तो उसमें पेस्ट नहीं लग सकता। तो ये एक थी एक हाइब्रिड वैरायटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पेटेंट एक एक्ट लेके आई है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जिसमें अगर कोई हाइब्रिड सीड बनाती है कोई कंपनी तो उसको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, उनके पेटेंट राइट को क्या करेगा जाएगा, ऑनर किया जाएगा, और फार्मर्स को भी राइट दिया जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर सीड को यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखना है उनको। और गवर्नमेंट ने क्या उसमें किया कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए 100% एफडीआई का क्या कर दिया है, प्रावधान कर दिया है अगर सीड्स आपको इंपोर्ट करना है तो। दूसरा, जैसे ये नेशनल सीड पॉलिसी या फिर नेशनल सीड प्लान और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर सीड्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए इनपुट सीड्स में से जैसे सीड बैंक वॉल्ट, अब ये टू प्रिजर्व द जेनेटिक दिस डाइवर्सिटी, इसमें हम जितने भी वैरायटी के जो हमारे प्लांट्स हैं या फिर कुछ और ट्रीज़ हैं उनकी वैरायटी को हम प्रिजर्व करते हैं। जैसे हम इमेजिन करें जैसे कोई डूम्सडे या फिर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और एस्ट्रॉइड आके अर्थ पे गिर जाए, तो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर सम डूम्सडे लाइक कंडीशन। हमने एक ग्लोबल सीड वॉल्ट हमने देखा कि नॉर्वे में है, जहाँ पे हम सभी वैरायटीज़ के प्लांट्स की वैरायटीज़ के वहाँ पे सीड हमने सिक्योर कर लिए हैं। और इंडिया की बात करें, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ये भी हमने एस्टेब्लिश किया है बाय डीआरडीओ। हालांकि आप इसको कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते जैसे एसए की नॉलेज में, बट ये आपके जो नॉलेज है वो एनरिच करेगा। अब इनपुट सीड्स और देखें, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में किस तरह से जो हाइब्रिड सीड्स हमने यूज़ किए थे, क्या क्या उनके पॉजिटिव इंपैक्ट हुए। जैसे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ गई, दूसरा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया का बढ़ गया, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, चौथा न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। उसके बाद न्यूमरस स्ट्रेन्स ऑफ प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस, इस तरह के हमने प्लांट्स लिए जो इनसे रेजिस्टेंस थे, पेस्ट उसमें नहीं लगता था, कोई डिजीज़ नहीं थी, प्लांट डिसीज़, तो इसने हमारी एफिशिएंसी बढ़ा दी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हुआ, हम एनवायरमेंटल साइड से देख सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट हुआ क्योंकि ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा था। उसके बाद देखिए हम इनपुट सीड्स, बायोफोर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट का पुश है कि हम बायोफोर्टिफिकेशन करें। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है जैसे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन इंक्रीज द दिस क्वालिटी ऑफ आयरन, जिंक एंड विटामिन ए इन द दैट पर्टिकुलर क्रॉप। तो आयरन जब भी बढ़ेगा उससे क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे एनीमिया हमने देखा गर्ल चाइल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, या फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर नरिश्ड किड्स हमने देखा है इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में। काफ़ी जो इन स्टेट्स में है, नॉर्दर्न स्टेट्स में भी, ऑल्दो दे आर एग्रीकल्चरल स्टेट्स, बट स्टिल वी हैव फाइंड के अंडर नरिश्ड हैं काफ़ी चिल्ड्रन यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही टाइप की क्रॉप सबसे ज़्यादा उगा रहे हैं, या तो राइस या फिर वीट। डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जिससे क्या हो रहा है उनमें आयरन या फिर जिंक की कमी पाई जा रही है। दूसरा विटामिन ए, अगर हमने देखा होगा कि आप अगर किसी भी मिल्क बूथ से परचेज करते हैं, मिल्क अमूल हो गया, मदर डेयरी, तो विटामिन ए फोर्टिफाइड आपको दूध आजकल मिल रहा है, उस पर विटामिन ए फोर्टिफिकेशन वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक ऐसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आर टू सोल्व फार्मर्स प्रॉब्लम। किस तरह की फार्मर्स की प्रॉब्लम है, कैसे लैंड रिफॉर्म उसको सोल्व कर सकता है। कुछ एक इंसाइट मैंने आपको ऊपर भी दिए हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन रहेगा इसका। और रिगार्डिंग अवर टेस्ट सीरीज वी हैव स्टार्टेड ए समाधान कोर्स फॉर पेपर 2, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ही
कॉम्प्रीहेंसिवली आपकी तैयारी करा रहे हैं। हर एक मेजर थीम्स को आप जो CAPF एग्जाम में आती है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। क्या फैक्ट्स, क्या आप रिपोर्ट्स उसमें कोट कर सकते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, फैक्टोलॉजी क्या क्या फैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं पेपर 2 में, रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर अपडेटेड है, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, किस तरह की रिपोर्ट आती है, इवेंट बेस्ड, इंसिडेंट बेस्ड, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन बेस्ड कोई आती है। उसके बाद ऑपरेशन बेस्ड आती है रिपोर्ट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग हमने बता दिया है, कैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, कैसे बैलेंस ओपिनियन आपको देना है। उसके बाद ऐसे राइटिंग लेक्चरस, मोर देन 25 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके मॉडल आंसर हैं 300 वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं आप। इंग्लिश ग्रामर के लिए हमने जितने भी प्रीवियस ईयर 2012 से 2021 तक CAPF में इंग्लिश के क्वेश्चन आए सभी डिस्कस किया विद कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हिस्ट्री का थोड़ा एंड ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं पेपर 2 के लिए। रिसेंटली अभी हमने ऑल इंडिया ओपन टेस्ट 11 कंडक्ट कराया था, अभी नेक्स्ट होने जा रहा है। सो इस लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम जो तीसरी वीडियो रहेगी हमारी एग्रीकल्चर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।